नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश खत्री स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12A का व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला पाठ परिचय, उसका भाग 2। और उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पाठ को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह देखें और अंत में वीडियो देखने के बाद इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। परिचय भाग 2। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज के टॉपिक के जो प्रकरण हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला टॉपिक है समष्टि की परिभाषा, विश्वव्यापी मंदी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक एजेंट और अर्थव्यवस्था के प्रकार। जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले भी इसका पहला भाग YouTube पर पब्लिश हो चुका है, जिसमें हम समष्टि की परिभाषा, विश्वव्यापी मंदी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इन तीन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके बाद के जो ये शेष दो टॉपिक हैं, आर्थिक एजेंट और अर्थव्यवस्था के प्रकार, इनको यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आर्थिक एजेंट से। आर्थिक एजेंट से हमारा जो तात्पर्य है यहाँ पर, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से या परिवार से या किसी संस्था से है जो कोई हमारे बीच आकर के हमारी अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं। ये आर्थिक निर्णय कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक उपभोक्ता है, एक छोटा सा व्यक्ति है, वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं किसी वस्तु का उपभोग करूं या न करूं, इसका निर्णय लेता है, तो वो भी आर्थिक एजेंट है। ऐसी उत्पादक है, वो किसी साधन पर निर्णय ले रहा है कि इस साधन को मैं अपने उत्पादन में प्रयोग करूं न करूं, तो वो भी आर्थिक निर्णय ले रहा है, आर्थिक एजेंट है। सरकार किसी आर्थिक योजना को, जैसे आपने अभी सुना है कि सरकार आत्मनिर्भर योजना के लिए 20 लाख करोड़ रुपया इश्यू करने जा रही है, तो ये भी सरकार ने क्या करा, एक आर्थिक निर्णय लिया, तो सरकार भी आर्थिक एजेंट है। इसी प्रकार बैंक भी निर्णय लेंगे कि हम किसी ब्याज दर को कम कर दें या ज़्यादा कर दें। तो इस प्रकार जो भी संस्था या व्यक्ति या कोई भी भाग हमारे अर्थव्यवस्था का है, कोई भी हिस्सा है, वो अगर कोई आर्थिक निर्णय लेता है तो उसे हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो इससे पहले कि हम प्रकार में जाएं, पहले हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिस्टम या व्यवस्था है जो सारी आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु बनी हुई है। इस आर्थिक क्रिया में विभिन्न अंग भी हैं जो उस आर्थिक क्रियाओं को कर रहे हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं भी हैं जो उन आर्थिक क्रियाओं को करने में सहयोग करती हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था है जिसमें सारी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, इस अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांट दिया है: पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले हम ले रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला हमारा विशेषता है कि इसमें एक मूल्य यंत्र काम करता है, जो कीमत होता है, और कीमत इस बाजार में, पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को प्रेरित भी करती है और नियंत्रित भी करती है। दूसरा, यहाँ पर केंद्रीय योजना का अभाव है। योजना तो हो सकती है लेकिन केंद्रीय योजना नहीं होती, इसको आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय योजना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी फर्में अपने मालिकों के अनुसार चल रही हैं, अपने स्वामियों के अनुसार चल रही है, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत योजनाएं अलग अलग होती हैं। लाभ कमाना, यहाँ पर आप देखेंगे लाभ कमाना ही उद्देश्य है, क्योंकि हर फर्म अपना अलग अलग स्वामी है। तो जिसने अपना इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसने उद्यम ले रहा है, जो जोखिम ले रहा है, वो चाहता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। इन्हीं फर्मों के बीच में ये जो लाभ की बात अभी मैंने करी, लाभ अधिकतमीकरण की प्रतियोगिता होती है। इसके बाद है आर्थिक रूप से यहाँ पर असमानता पाई जाती है। आर्थिक रूप से यहाँ पर 2 वर्ग बन जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ग बन जाते हैं। एक होता है पूंजीपति वर्ग जो सारी आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और दूसरा एक श्रमिक वर्ग होता है जो इन्हीं पूंजीपतियों की फर्मों में नौकरी कर रहा होता है। क्योंकि इन दोनों वर्गों के जो हित हैं वो अलग अलग हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। और ये जो दोनों वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक, इनके बीच में अक्सर टकराव होता रहता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जर्मनी।
जर्मनी जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था दूसरा प्रकार हम ले रहे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला जो विशेषता वो यही है कि इसमें समाज का नियंत्रण होता है, और आमतौर पर अब समाज की जगह किसने ले ली है? सरकार ने। सभी जगह, हर देश में, हर राज्य में एक सरकार है, और वो सरकार जब पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लेती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर केंद्रीय योजना है, क्योंकि सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है, तो सरकार सारी चीज़ों को चलाने के लिए योजना बनाती है, जिसे केंद्रीय योजना कहते हैं। यहाँ पर लाभ कमाना सामाजिक कल्याण की जगह है। पहले हमने पढ़ा था कि लाभ कमाना उद्देश्य है, अब हमें लाभ नहीं कमाना है बल्कि सामाजिक कल्याण करना है। हमें लाभ हो या हानि हो इससे कंसर्न नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जनता का भला होना चाहिए। अगला, यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी फर्में सरकार के नियंत्रण में, एक ही स्वामित्व है सभी का, इसलिए उनके बीच में आपस में प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं। अगला यह है कि आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। मैंने कहा अभी जो दो वर्ग बन गए थे उन दोनों वर्गों के बीच में प्रयास किया जाता है कि कम से कम अंतर रहे, और उस अंतर को भरने के लिए विभिन्न योजनाएं या इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। इसका एक उदाहरण अक्सर सुना जाता है रूस और चीन। लेकिन रूस और चीन सामाजिक रूप से तो समाजवादी हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि रूस और चीन ने अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपना लिया। उनके अंदर की जो क्रियाकलाप है वो पूंजीवादी रूप से चलने लगे हैं। तो यहाँ पर क्यूबा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो सकता है। तीसरी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और पहली अंतरिम गवर्नमेंट बनी, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने पहला निर्णय यही लिया कि हम समाजवाद को अपनाएंगे, सामाजिक अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को चलाते हुए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन ये देश में हमारे ज़्यादा दिन चल नहीं सके, और 1990 के आसपास जब बहुत सारी समस्याएं आई तो फिर इसे स्विच करना पड़ा। तो नया था कि क्या इसकी जगह क्या लें, तो एक दोनों जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी, समाजवाद और पूंजीवाद, उसको मिला करके एक बना मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सरकार भी है और जहाँ पर बाजार भी है। बाजार मतलब निजी स्वामित्व भी है, और सरकार तो है ही, यानी कुछ फर्में ऐसी होंगी या कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ सरकार का नियंत्रण रहेगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन पर बाजार का नियंत्रण रहेगा। और ये जो फैसला है ये कौन करेगा? सरकार करेगी। यहाँ पर केंद्रीय योजना होती है, ठीक है, सॉरी ये ऊपर कट गया, केंद्रीय योजना होती है, और केंद्रीय योजना जो है वो सरकार बनाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर हमने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना ही है। हमें अभी तक ये पंचवर्षीय योजना आयोग बना के देता था, अब इसे बदल के नीति आयोग आ गया है, तो वो भी अपनी योजनाएं बनाता है, और उसी केंद्रीय योजना के अनुरूप जो है सरकार और बाजार या प्राइवेट फर्में सभी उसी जो योजना होती है केंद्रीय योजना, उसी को नियंत्रण में चलती है। अब यहाँ पर उद्देश्य भी थोड़े डाइवर्टेड हो गए। यहाँ पर जो उद्देश्य है सरकार के नियंत्रण वाला जो क्षेत्र है उसका उद्देश्य जो है यहाँ पर इस समय सामाजिक कल्याण है। जो क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा वो सामाजिक कल्याण को वरीयता देगा, और जो निजी स्वामित्व वाला क्षेत्र होगा वो यहाँ पर लाभ को प्राथमिकता देगा। इसके बाद चौथी विशेषता है नियंत्रित प्रतियोगिता। अब यहाँ पर दो भाग हैं, सरकारी और निजी। तो यहाँ पर प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है, और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि नियंत्रित का मतलब वो प्रतियोगिता को इस तरीके से चलाए कि उसमें उपभोक्ता या जन सामान्य का नुकसान न हो। आर्थिक समानता का भी यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं, और आर्थिक समानता यहाँ का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ग बन गए हैं। यहाँ पर एक उच्च वर्ग बन गया, एक निम्न वर्ग बन गया, और उनके बीच में एक मध्यम वर्ग भी बन गया। तो इन तीनों वर्गों के बीच समानता को लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ये बने हैं स्वामित्व के आधार पर। ऐसा क्षेत्र या ऐसी फर्में जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ पर रहता है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। और ऐसी फर्में जो निजी स्वामित्व की होती हैं, जिनमें कोई व्यक्ति है जो कोई फर्म या कोई प्राइवेट पार्टनरशिप जिसकी मालिक है, उसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र।
इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, भारत हमारा अपना देश। तो दोस्तों ये 3 अर्थव्यवस्थाएं थी और इनको आपने पढ़ा और समझा, और आपका धन्यवाद, आपने इसे देखा। और इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।